नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या समुदाय या संगठन का हक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार अपने हाथ में ले सकती है? इस संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि सरकार को सभी के भले के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनाने का अधिकार है। इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल हैं। 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। लोक कल्याण के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना होता है। उधर केंद्र ने कहा कि संविधान संशोधन के बावजूद मूल प्रावधान बरकरार रहते हैं। इन सब के बीच सवाल कई उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि क्या व्यक्ति की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार अपने हाथ में ले सकती है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में संपत्ति बंटवारे पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति को लेकर 1977 में रंगनाथ रेड्डी केस में आए जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले की व्याख्या को लेकर सुनवाई कर रही है। 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले को लेकर सुनवाई हुई जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कानूनी सवाल है कि क्या प्राइवेट मालिकाना हक वाले संसाधनों को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन सहित अन्य पक्षकारों की ओर से दलील दी गई है कि संवैधानिक स्कीम के नाम पर राज्य के अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया जा सकता है। इनकी दलील है कि संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C की संवैधानिक योजनाओं के तहत संपत्ति पर कब्जा नहीं हो सकता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये जटिल प्रश्न है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत प्राइवेट संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है। इसका हल कैसे निकलेगा? सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C और अनुच्छेद 31 का भी जिक्र हुआ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है संविधान के ये 3 अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद 39B में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति को ये सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जो आम लोगों की भलाई के लिए सर्वोत्तम हो। संविधान के अनुच्छेद 39C में प्रावधान है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है। अनुच्छेद 31 भारत का संविधान 1950 में कोई भी संपत्ति चल या अचल जिसमें किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामित्व वाली किसी भी कंपनी का कोई हित शामिल है, ऐसे कब्जे या अधिग्रहण को अधिकृत करने वाले किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कब्जा या अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 39B, 39C और अनुच्छेद 31। अब इन दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच ने टिप्पणी की है कि ये कहना थोड़ा ज्यादा बड़ी बात होगी कि समुदाय के भौतिक संसाधन का मतलब सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी से है और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति से नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर खदान या प्राइवेट वन के मामले को लेते हैं तो ये कहना खतरनाक होगा कि इनमें सरकारी नीति लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1950 में सामाजिक और अन्य प्रचलित स्थितियां थीं, लेकिन संविधान का मकसद ये है कि सामाजिक बदलाव आए। निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत लाने के मुद्दे पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब संविधान में संशोधन करके उसकी जगह अन्य प्रावधान लाया जाता है तो मूल प्रावधान कायम रहता है या नहीं। इस पर केंद्र ने दलील दी कि मूल प्रावधान कायम रहता है। ये मुद्दा है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और एक फैसले में जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, उन्होंने ये कहा था, वो अल्पमत में थे, यानी फैसला ज़्यादातर जज कुछ और दिया है, मगर कृष्णा अय्यर ने कहा था कि इवन एक तरह से
जो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने ये भी कहा इंडिविजुअल के पास भी एक तरह से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसका सदुपयोग भी समाज के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब उनका ये था। अल्पमत जो था जजों का, उसमें कृष्ण अय्यर जी का मेन वो था। आज वो मुद्दा उभर के आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, 9 जजों का जो बेंच बिठाया गया है। आज कुछ प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। लोग सिंपल भाषा में तो देखा जाए तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी वो होती है जो सांझी प्रॉपर्टी होती है कम्युनिटी की। कम्युनिटी की प्रॉपर्टी सांझी, उसका सदुपयोग हो सबकी भलाई के लिए, ये असली डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो कहा गया है। वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती हैं? तालाब है, पार्क है, कोई शामलात जमीन है गांव की, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबकी सांझी है, तो उन प्रॉपर्टियों को कम्युनिटी प्रॉपर्टी कहता है। कम्युनिटी पूरी कौम की, किसी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। उसका सदुपयोग सबके हित में हो, सबके भले के लिए हो, ये मायने हैं। जैसे मान लो तालाब है गांव में और तालाब गांव का कॉमन है वो, और उसमें किसी एक जाति विशेष को, किसी एक वर्ग विशेष को या किसी एक संप्रदाय विशेष को उसमें अनुमति ना दें लोग कि यहाँ पर आप पानी नहीं पीने देंगे अपने जानवरों को। तो इस तरह से ये कानून असल मायने इसमें ये हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो कहना है वो ये है कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी का सदुपयोग हो सबके भले के लिए, कॉमन गुड के लिए। ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का तो ऑलरेडी कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कानून है। पहले तो ये फंडामेंटल राइट था प्राइवेट प्रॉपर्टी, मगर अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा देश में, संविधान में संशोधन हो गया था। और अब परंतु अभी भी संवैधानिक अधिकार है प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। वो अलग आर्टिकल उसका बनाया और उसमें लिखा है। और उसमें क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अगर किसी आदमी की सरकार को चाहिए भले के लिए, समाज के लिए, सरकारी काम के लिए, कॉमन गुड के लिए, तो जमीन को एक्वायर कर सकते हैं। और एक्वायर करेंगे तो उसको बाजार की जो कीमत है वो देनी पड़ेगी। और बाजार की कीमत किससे देनी पड़ेगी? सरकारी पैसे से देते हैं। अगर कोई भलाई के लिए सड़क बनानी है, रेल बनानी है, या कोई जंगल घोषित करना है, या कुछ और काम करना है, फ्लैट बनाने हैं, गरीबों को मकान देने हैं, या लोगों को सस्ते मकान देने हैं, या कहीं का शहरीकरण करते हैं, हुड्डा पुड्डा जितने डिपार्टमेंट है, नोएडा अथॉरिटी, ये क्या है? वो यही है, लोगों से प्रॉपर्टी ली जाए और उनको कंपनसेट किया जाए। और फिर आप जो मर्जी सरकार कॉमन गुड करे। मान लो किसी के पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, वो क्या करता है? तो किराए पे देगा। या बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है किराए पे, कानून अगर ऐसा है कब्जे का डर है तो वो किराए पे भी नहीं देता। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वालों की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ अनयूज्ड रहती हैं या मिसयूज्ड रहती हैं या उनका सदुपयोग नहीं हो पाता। मगर धरती पे जो भी प्रॉपर्टी है वो मानव जाति के लिए है, मानव जाति की है। हाँ, मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बहुत ज़रूरी है लोगों की प्राइवेसी के लिए और उनके जीने के अधिकार के लिए। मगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी कोई लिमिट हो सकती है। एक मुद्दा चर्चा में रहा जो था प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर सरकार का हक है या नहीं। हालांकि ये मुद्दा 1977 में रंगनाथन रेड्डी केस में 5 जजेस की बेंच के पास आया था, जहां पर 4 जजेस का व्यू पॉइंट था कि सरकार का प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कोई हक नहीं है। वहीं पर एक माइनॉरिटी व्यू भी था जस्टिस कृष्णा अय्यर का, जिनका कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर सरकार का पूरा हक है। बाद में इस केस को, इस मुद्दे को 2002 में 9 जजेस की बेंच के पास भेज दिया गया, जिस पर चर्चा आज 2024 में शुरू हुई है। इलेक्शन का दौर है, पक्ष विपक्ष में कशमकश चल रही है, तो ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। तो अब ये देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी डिसीजन आएगा वो आम जनता के हित में आएगा। दरअसल ये पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार के 1976 के महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण कानून से जुड़ा है। इस कानून में प्रावधान है कि सरकार पहले से अधिग्रहित किसी इमारत या जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। इस कानून के खिलाफ सबसे पहले 1992 में याचिका दायर की गई थी। तब से ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस कानून का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जर्जर इमारतों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देने वाला महाराष्ट्र का कानून है या नहीं, ये पूरी तरह से अलग मुद्दा है और इसका फैसला अलग से किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या एक बार कोई संपत्ति निजी हो जाने के बाद अनुच्छेद 39B के दायरे में आती है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि समाजवादी अवधारणा में किसी भी संपत्ति को निजी नहीं माना गया है। समाजवादी अवधारणा संपत्ति पर सभी का हक मानती है, लेकिन हमारे यहाँ संपत्ति हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखते हैं, लेकिन हम उस संपत्ति को व्यापक समुदाय के लिए ट्रस्ट में भी रखते हैं।
यही सतत विकास की पूरी अवधारणा है। बेंच ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 39B इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इसका मकसद सामाजिक बदलाव लाना है। इसलिए हमें इतनी दूर नहीं जाना चाहिए कि कोई संपत्ति निजी है और इसीलिए उस पर अनुच्छेद 39B लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 39B सरकार के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाना जरूरी करता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों की भलाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन की मुख्य याचिका समेत 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीओए ने ही 1992 में याचिका दायर की थी। 2002 में इस मामले को 9 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया गया था। इससे पहले इस याचिका पर 3 और 5 जजों की बेंच ने भी सुनवाई की थी। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या लोगों के हित के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है सरकार। कोर्ट ने कहा 1950 के दशक में जब संविधान बनाया गया था तब इसका मकसद सामाजिक बदलाव लाना था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39B के दायरे में नहीं लाया जा सकता। कुल मिलाकर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी समुदाय या संगठन का हक है या होना चाहिए, ये सवाल प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के लिए किसी मुसीबत बढ़ाने से कम नहीं लग रहा। और आगे इस पर क्या फैसला होगा ये भविष्य के गर्भ में है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, निश्चित तौर पर सही बात है, सुप्रीम अदालत का संदेश तो है लेकिन निजी संपत्ति पर पेंच भी फंसा हुआ है। और निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला आया है इस वक्त और ऐसी सुनवाई वो हुई है जो कंटिन्यूसली इस पर सुनवाई बनी रहेगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई वो ये है कि इस चीज को पहले तो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अब समझने की जरूरत ऐसी है कि इस पूरी रिपोर्ट में हमने वो तमाम पॉइंट्स को शामिल किया है जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आखिरकार वो अनुच्छेद कौन से थे जिसके अंतर्गत इन चीजों को शामिल किया गया था। दूसरी चीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या आपकी जो है वो वाकई सरकार के पास चली जाएगी। जिस हक की ये बात हो रही है, जिस चीज को लेके ये आज 22 साल बाद ये इस पर फिर से सुनवाई बैठी है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एडवोकेट्स हैं उनकी भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, उन्होंने भी पॉइंट को क्लियर किया। लेकिन जब तक पूर्णतः फैसला नहीं होगा ये सवाल जस का तस बना हुआ है। और निश्चित तौर पर जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी बनाता है, अपने भविष्य के लिए बनाता है, अपनी फैमिली के लिए बनाता है, उनकी तो चिंता बढ़ी हुई है कि आने वाले समय में क्या होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं बलराज मलिक। बलराज मलिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर अंजलि जैन। अंजलि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बलराज मलिक जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। बलराज मलिक जी, वैसे तो हमने बहुत सारी चीजों को सुना और समझा है, लेकिन आम भाषा में जो जनता समझ पाए, और मुझे लगता है क्योंकि काफी लोग इस चर्चा को देखते हैं तो बहुत सिंपल से पॉइंट्स में यदि उनको समझाया जाए तो अभी तो उनको ये चिंताएं बढ़ गई होंगी कि यदि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी है, अब वो कितनी है, कैसी है, उसका क्राइटेरिया तो कुछ देखिए अभी फिक्स नहीं है, लेकिन यदि है तो क्या वाकई सरकार के अधिकार क्षेत्र में चली जाएगी, क्या भौतिक संसाधन मान लिया जाएगा, ये एक चिंता का विषय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके अकॉर्डिंग इस विषय पर आगे क्या है और क्या वाकई इस प्राइवेट प्रॉपर्टी यदि किसी की है तो क्या वो वाकई आगे मुश्किल में होगा? देखिए, अभी भी देश में कानून है, कोई भी प्रॉपर्टी जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए एक्वायर की जा सकती है, एक्विजिशन हो सकती है। मेट्रो रेल बिछाते हैं, बनी हुई बिल्डिंगें भी एक्वायर की जा सकती हैं। ट्रेन का कहीं से पटरी बिछानी उस पर की जा सकती है, कोई एयरपोर्ट बनानी उस पर की जा सकती है, और कोई ऐसी चीज जिसमें पूरे समाज का, पूरे देश का भला है, उसकी जरूरत है, वो बता के एक्वायर तो कर ही सकते हैं। और अब क्योंकि प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार देता है, मगर वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई ले ही नहीं सकता। अब आपका अधिकार है प्रॉपर्टी रखना, मगर आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, मगर उसमें लेने में ये है कि आपको कंपनसेट करना जरूरी है, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये नियम है। अब क्या बात आती है, जैसे जंगल हैं, प्राइवेट भी हैं,
या आदिवासियों का मसला है देश के अंदर, वो जंगलों में रहते हैं, वो जंगल किसके हैं, उन बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जिनके अंदर कोई खादान ऐसा चीजें हैं जो देश के यूज में आ सकती हैं, और वो कुछ लोगों के मान लो है पास में। मगर इस कानून को अब दो तरीके हैं। एक तो डर है कि सरकार इसमें पूंजीपतियों का साथ देने के लिए सरकार के नाम पे बहाना बना के माइंस को और जंगलों को किसी और के हवाले कर सकते हैं। ये तो है अतिवाद जो स्टेट कर सकता है। मगर संविधान ये जरूर कहता है कि लोगों की जो ये व्याख्या जिस बात की हो रही है, पहले माइनॉरिटी जज, कम जजों ने फैसला दिया था और उन जजों की चली नहीं थी क्योंकि मेजोरिटी इस बात के खिलाफ थी। उन्होंने जो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि लोगों की प्रॉपर्टी यानी कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज की व्याख्या की थी, उसमें ज्यादातर जजों ने कहा था कम्युनिटी की प्रॉपर्टी का मतलब सांझी प्रॉपर्टियां जो होती हैं, जो मैंने पहले वीडियो में जो आप लोगों ने दिखाया था उसमें थी वो बात। मगर कृष्णा अय्यर जज जो थे वो केरल से संबंधित थे, उन्होंने इस बात की व्याख्या की थी कि भाई कम्युनिटी प्रॉपर्टी में वो भी आती है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी इसी में शामिल होती है, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसी है किसी के पास और कम्युनिटी को पूरी को जरूरत है, लोगों की भलाई के लिए वो जरूरत है, इसलिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी शामिल की जाए। तो इसमें शामिल करने का ये मतलब नहीं है कोई फ्री फोकट में कब्जा करने वाला है, कोई भी फ्री फोकट में कोई कब्जा करने वाला नहीं। इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है देश के लोगों को। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी तभी ली जा सकती है जब उसका कोई कंपनसेशन दिया जाए। हाँ, अब सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट इस तरह से जानबूझ के किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को जानबूझ के एक्वायर करने के लिए या कुछ लोगों की एक्वायर करने के लिए पैसे भी दे दे और उसको जानबूझ के तंग किया जाए, उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है जिसमें क्लियर कट है, आपको साबित करना पड़ेगा ये जमीन लेना क्यों जरूरी है, इस जमीन को ही लेना क्यों जरूरी है। ये सब कुछ लैंड एक्विजिशन में आता है। लोगों को डरने की कोई बात नहीं, व्याख्या जरूर होगी देश में इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए भी और लोगों की नेसेसिटी और नीड के लिए भी। कानून की व्याख्या अभी तक जो उलझन है, जो बॉम्बे से जो केस आया था कि लोगों ने, प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन ने जो इस तरह की बात की है, उनको किस बात का भय है, उसमें भी ये था कि 70% लोग यस करेंगे तभी वो प्रॉपर्टी लेंगे, तभी वो ली जा सकती है। अब इन्होंने एक और अमेंडमेंट कर दिया था उस एक्ट में कि प्रॉपर्टी लेके दूसरे लोगों को दी जा सकती है। नेचुरली गरीब लोगों को तो अभी भी दिल्ली में भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी भी जमीनें महंगे भाव में लेते हैं, मगर उसमें से कुछ परसेंटेज वीकर सेक्शन के लिए सस्ते प्लॉट रखे जाते हैं, बेकायदा रिजर्वेशन होती है। तो आखिरकार देश को इकट्ठे रहना, एक परिवार की तरह से रहना, उस परिवार में भी संपत्ति के बंटवारे जिस तरह से होते हैं और आपस में परिवार मिलजुल के कैसे करता है, यहाँ प्रॉपर्टी छीनने की कोई बात नहीं है, देश को गुमराह होने की जरूरत नहीं और डरने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है। प्रदीप जी, मुझे तो ये मुद्दा जब पढ़ा देखा और एक सवाल जैसा आया कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है सरकार वाकई लेना चाहती है। जब सरकार का नाम आता है, क्योंकि संपत्ति बंटवारे को लेकर बहुत दिनों से हम बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, मंच से भी हमने कई बार सुना, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कोई बात सामने आ जाए, कोई सुनवाई आ जाए, कोई 22 साल पुराने मामले पे कोई बात सामने आए, तो निश्चित तौर पर देखिए सवाल उठना लाजमी है। अभी मुझे लगता है बलराज जी ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है, लेकिन ये बात भी उन्होंने रखी है, क्योंकि ये बात सच है, यदि आप मेट्रोज बना रहे हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हटाया जाता है, आपको उनको कंपनसेशन देना होगा, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन भी होना चाहिए। क्या ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि सरकार पर जहाँ तक सवाल उठाने की बात आती है, या पहला पॉइंट ही वहाँ आया, स्टेट से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बलराज जी ने बहुत स्पष्ट किया, तो मुझे लगता है सरकार को भी अपने पॉइंट्स क्लियर इस मामले में रखना हो जाए, क्योंकि जिसकी सरकार है वो सारी चीज़ों पर वर्कआउट करती है, वो डेवलपमेंट्स करती है सारी चीज़ों पर, और मुझे लगता है उनका भी एक राइट बनता है कि वो अपनी चीज़ों को क्लियर रखें। निश्चित तौर पे राखी जी, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलूं तो हमारे के नेतृत्व वाली सरकार बीते 10 वर्षों से है, और जहाँ तक मेरी एक मुद्दे को छोड़ करके अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई जहां पे सरकार ने कंसेप्ट, मतलब देखिए, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार तो सबके लिए है, लेकिन ये अपने आप में एक मुद्दा, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ इन्वॉल्व है, तो राजनीतिक दल या सरकार की जो स्थिति होती है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है।
और चूंकि मामला सब जुडिस रहता है तो एक फैक्टर मैं बताना चाहूंगा कि एक भरोसा हम आम नागरिक के नाते संविधान को सर्वोपरि रखने और मानने के नाते से मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव रहा है कि मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारी सरकार रहे या चाहे किसी अन्य पार्टी की सरकार रहे या फॉर दैट मैटर कांग्रेस की सरकार रही है, तो जब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट से हद हो गया, आदरणीय वकील साहब ने शुरू में ही एकदम क्लियर कर दिया था, वह राष्ट्र निर्माण के लिए, लेकिन वो 40 वर्ष पहले की बात थी। और अभी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या संबंधित राज्य में लोग जो है उसकी कौन सी छोटी सी खामी निकाल करके किसी को परेशान कर सकते हैं, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक हमारी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में बड़ा क्लियर इसमें रखना चाहूंगा कि हमारा इतिहास रहा, हमने बड़ा क्लियर, हमने स्टेप बैक करने में समय नहीं लगाया और हमें उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जन हित के लिए सरकारें काम करती हैं। और इस मुद्दे की जो बात है वो महाराष्ट्र से आई है, महाराष्ट्र ओनर्स एसोसिएशन जो रहा, और चूंकि वहां की लैंड, क्योंकि हमारी आर्थिक राजधानी है वहां पे, और अगर आप कभी जाएं और देखें, मैं इसको भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां जितनी भी पुरानी इमारतें मैंने देखी, तो वो मतलब अगर मैंने 10 इमारतें देखी होंगी तो उसमें 1 या 2 ऐसी जरूर मिली जिसपे कि कुछ न कुछ इस तरह से सब जुडिस मामला चल रहा है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो उसका कॉमर्शियल या जनहित के लिए उपयोग हो सकता है, लोग इसके चक्कर में ना पड़े, इतना लंबा ना फंसे मामला। हालांकि ये तो एक दूसरा डिस्कशन ही है अपने आप में कि इतने लंबे मामले फंस जाते हैं कि अगर सरकार की कोई मेट्रो जैसी या कुछ ऐसी योजनाएं ना हो, रेलवेज या रोड की योजनाएं ना हो, तो उसका तो निस्तारण जल्दी हो ही नहीं पाता। तो मैं अपनी पार्टी के अगर मैं व्यू रखूंगा तो हमारा एकदम से बड़ा क्लियर विजन है कि अगर विकास के लिए कार्य हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी उसमें सर्वोपरि है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्तिगत किसी एक एसोसिएशन या किसी व्यक्ति या किसी समुदाय का नुकसान हो। और कॉम्पनसेशन तो देखिए, हम लोग एनसीआर में रहते हैं, मैं एनसीआर में रहता हूं, और मेरा एक असेसमेंट है कि गुड़गांव से लेकर के नोएडा तक 20 वर्षों पहले तक जहां पे गांव थे, आज वहां पे रोडें पहुंच गई और वहां का स्वरूप एकदम से बदल गया। जो 20-25 मंजिला बिल्डिंगें बनने में थोड़ा समय लगता है शहरी क्षेत्रों में, वहां वो बिल्डिंगें पहले बनी और हैबिटेशन बाद में शुरू हुआ। तो एक ये उसका सकारात्मक पक्ष जरूर है कि डेवलपमेंट आया अपने साथ लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ा जल्दी हाइपर डेवलप कर दिया और उसके बाद बहुत सारी चीजें आई। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी का पक्ष रखूं तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, इसमें कम से कम गरीब जनता को तो यह शिकायत करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और इतने बड़ी बेंच उस पर बैठी है, तो हम भी उसी तरह से हैं, सरकार भी उसमें एक्सपेक्टेटर्स और व्यूअर ही हो सकती है बहुत ज्यादा। उसमें आदरणीय सम्मानित जजों के उसमें सरकार का कोई से है नहीं। तो हमें अपनी जुडिशरी में भरोसा रखना चाहिए। और लेकिन चूंकि ये देखिए बहुत ज्यादा राजनीति से मुद्दा नहीं है, इसलिए हम सभी के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। मैं भी उतनी ही उत्सुकता से देख रहा हूं इसको जितनी कि वो याचिकाकर्ता देख रहे होंगे या कोई अन्य नागरिक देख रहा होगा। चूंकि ये संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है, इसलिए मामला थोड़ा सा क्रिटिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। अन्यथा इसमें राजनीति करने की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिख नहीं रही कि मैं किसी को दोषारोपित करूं, क्योंकि तीनों स्तंभ में ये स्तंभ है, ये इंडिपेंडेंट है और ये आगे चल के नजीर बनेगी दूसरे लोगों के लिए कि देखिए भाई, हमारे सिस्टम में, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सरकार निश्चित तौर पे संविधान कानून बनाती है, लेकिन जुडिशरी का अपना एक इम्पोर्टेंट से है और बहुत बड़ा से है, जिससे कि सभी प्रत्येक भारतवासी के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, मैं भी वापस उसी लाइन में बैठा हूँ। ठीक है, मुर्तजा जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो मुर्तजा जी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ जी, मुर्तजा आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है। एक ऐसे विषय पे आज हम बात कर रहे हैं जहां पे थोड़ी सी चिंताएं प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के लिए है, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे चीजें यहाँ क्लियर हो रही हैं, तस्वीर साफ होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट अभी भी यहाँ है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब जैसा कि बहुत सारे क्लूज हैं, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी किसने कितनी बनाई, अपने फ्यूचर के लिए बनाई, अपने बच्चों के लिए बनाई, लेकिन आने वाले समय में उसका क्या होगा, ये अभी भी भविष्य के गर्त में है और उस पर सवाल जो है ना वो अभी भी जस के तस लगे हुए हैं। एक बात और यहाँ पे देखिए, अभी जो बात आ रही थी कि ये मामला लगभग आज 22 साल बाद सुनाई हुई
और इस सुनवाई के बाद में जब 5 जजेस थे, 4 जजेस थे, उसके बाद भी कुछ लोगों का एक मत था। माइनॉरिटी की जहां तक बात अभी प्रदीप जी ने भी उठाई थी, बलराज जी ने भी उठाई थी, और ये बात आई है। और इसी समय देश में चुनाव है और संपत्ति को लेकर बहुत सारे बयानबाजी और इस तरह की चीजें माइनॉरिटी को लेकर पास की गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब कनेक्ट होंगी और इस तरह की बात आएगी तो सवाल उठेंगे। में जब सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बेंच बैठी है तो इसमें यह ख्याल रखा जाएगा जजेस की ओर से कि खास तौर पे जो हमारे गांव हैं और गांव में जो जनता रहती है उनकी हित में थोड़ा सा देखना जरूरी है। और खास तौर पे आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके तहत अगर थोड़ा सा इसमें गौर किया जाए तो अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज के लिए जैसे रेल के लिए जा रही है जमीन तो जरूरी है, और कोई हाईवे में अगर आ रही है तो जरूरी है, और अगर किसी खास तौर पे इंडस्ट्रीज के लिए जा रही है तो इंडस्ट्रियल जोन बना करके अगर दिया जाए तो बेहतर है, ना कि हर जमीन पे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है मालूम, आप उद्योगपतियों की सरकार फिलवक्त चल रही है, ये 4 जून के बाद चेंजेस आएंगे इसमें। तो ये सब चीज देखते हुए मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे अपने सिटीजन्स के राइट्स को देखते हुए ही फैसला देंगे, और इसमें सभी को इंतजार है क्योंकि ये सब जुडिस है मामला, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि 1977 में जस्टिस कृष्णा अय्यर का ये डिसीजन था, और अब इतने साल बाद ये वो 5 जजेस की बेंच थी और ये 9 जजेस की बेंच है। तो उम्मीद हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट सभी के स्टेक को मद्देनजर रखते हुए हित में फैसला देगा, इंतजार रहेगा। चलिए, लेकिन सवाल वही जस का तस बना हुआ है, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। बहुत सारे पॉइंट्स उस पर और आगे इस चर्चा को बढ़ाऊंगी। अंजलि जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक 39B तो जहाँ तक है लगभग जो बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें कि सभी के लिए समानता हो, सर्वोत्तम हो, ठीक है। लेकिन 39C की जहां तक बात हो रही है उसका भी जिक्र मुर्तजा ने भी किया, और उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रावधान है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है। अब यदि आर्थिक रूप से हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर आप बता पाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, और जुडिशरी जो है हमारे देश की जुडिशरी जो है पूरे विश्व में विख्यात है कि हम एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के सिस्टम के साथ भारत में निवास करते हैं, इसलिए इसमें डिबेट का कोई मसला बनता नहीं है। पर चूंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, राइट टू प्रॉपर्टी हम फंडामेंटल राइट से पहले हटा ही चुके हैं। हमारी जो इस सारे संदर्भ को कानूनी प्रावधान और वो सब अपनी जगह हैं, मैं इस सारे पर एक जो अपना दृष्टिकोण देना चाहती हूँ वो मैं ये रखना चाहती हूँ कि हमारी जो भारतीय दर्शन है, हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं, उन परंपराओं में हम उत्तराधिकार के नियमों की व्याख्या उस संदर्भ में अगर हम करें तो हम इस मुद्दे पे कहीं सामाजिक धरातल पे ज़्यादा न्याय कर सकेंगे। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराधिकार के नियम है, हमारे यहाँ जो परिवार प्रणाली है, जो हमारी एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, वो अभी भी कायम है। जहाँ तक विदेशों का सवाल है, वहाँ पे तो ईट गो एंड मैरी वाला कल्चर होता है, वहाँ सेविंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ वर्तमान में वो रहना चाहते हैं, जो कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं। परंतु हमारा जो भारतीय दर्शन है, उस भारतीय दर्शन में अधिकांश परिवार, या मैं कहती हूँ सभी परिवार, एक निश्चित तौर पे अपनी जो इनकम करते हैं, अर्जित करते हैं, उस अर्जित आय का एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए सेव करना चाहते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चों को मैं उत्तराधिकार में कुछ देकर जाऊँ। यदि हम यहाँ बात करेंगे कि उत्तराधिकार पर अगर हम कानून ले आते हैं और हम 55% की किसी ने बात छेड़ दी, अनर्गल सी बात जो है, तो इन सब बातों से एक जो सेंटिमेंट जाता है आम आदमी के बीच में, जो आम आदमी अपनी पूरी जीवन में मेहनत करता है, उसके सामने एक गोल होता है
एक ये गोल होता है कि मैं इतना अपने लिए करूँगा, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करूँगा। और हमारे यहाँ चूँकि विवाह अभी बहुत ज़्यादा नहीं उस तरह से नहीं होते कि बच्चे स्वयं कर लें और पैसा ना खर्च हो। हमारे यहाँ हम पर्याप्त रूप से अपनी वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की शादियों के लिए और मकान बनाने के लिए, ये 3 मुद्दे हमारे सामने होते हैं। एक आम आदमी की बात मैं कर रही हूँ कि हम अपने बचत जो है, उस बचत को हम जो चैनलाइज करके जो गोल हमारा होता है कि हम अपने पीछे कुछ संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएं। अगर हम यहाँ बात करेंगे इस तरह से इनहेरिटेंस वाले लॉज के लिए, तो उसमें हमारे सामने ये विवाद की बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी कि जो आम आदमी है वो हतोत्साहित हो जाएगा। एक इसके जो सेंटिमेंट है, मैं इसको दूसरे एंगल पे ले जाती हूँ, तत्काल ही हमारी आर्थिक वृद्धि के उस पे ले जाऊंगी। हमारा हाउसिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, सिर्फ कि हाउसिंग सेक्टर और गोल्ड और उसको एक्सरे करेंगे, मैं केवल हाउसिंग सेक्टर पे ले जाऊं अगर आपको, तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान विकास दर चल रही है, उस विकास दर में हमारा रियल एस्टेट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर का बहुत योगदान होता है। इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात अगर हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हाउसिंग सेक्टर के 180 से भी ज़्यादा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं। हम एक मकान बनाते हैं तो उस एक मकान बनाने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो आप कल्पना करके देखिए, 180 बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वाला एक ही अकेला हाउसिंग सेक्टर है, और उसमें अगर हम इस तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट डालेंगे कि भाई आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो 50% मिलेगी या एक निश्चित प्रतिशत से बहुत कम मिलेगी, तो वो जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी ग्रोथ की तरफ जाती है, जो ग्रोथ रेट निरंतर हम प्रयासरत है कि हमारा ग्रोथ रेट बना रहे और हम एक सम्मानजनक स्थिति में भी हैं, तो उस तरफ थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट जाता है। एक तो मेरा ये सबमिशन इसमें देना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी, पुरातन व्यवस्थाएं, हमारे चाहे वैदिक दर्शन लें, चाहे जैन दर्शन लें, चाहे कोई भी दर्शन की हम बात करें, हमारे यहाँ तो स्वयं कम्युनिटी सर्विसेज की बात है और कम्युनिटी प्रॉपर्टी की बात है। हमारे यहाँ धर्मशाला का कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ अभी भी संत निवास बनते हैं। तो हम जो व्यक्ति समर्थ होते हैं, वो समर्थ व्यक्ति अपनी आय के एक हिस्से में से या अपनी प्रॉपर्टी के एक हिस्से में से एक, मतलब मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कि यदि 4-5 मकान है तो वो व्यक्ति अगर वो जुड़ा हुआ है अपनी सामाजिक सेवाओं से, सरोकार रखता है अपने, तो वो निश्चित तौर पे एक आध मकान अपना धार्मिक संस्थाओं को दे देता है कि चलिए ये समाज के काम आई। तो ये जो स्वेच्छा से जो हमारे यहाँ दान की परंपरा भी है कि 10% हमें डोनेशंस करने चाहिए, हम इस मुद्दे को बहुत ही ग्रेजुअल वे में अगर आगे बढ़ाएं और एक सामाजिक परिवर्तन, मतलब क्रांतिकारी वे में परिवर्तन ना लाके, न्यायिक परिवर्तन ना लाके, इसको हम जनमानस में उस तरह से लाएंगे कि हम सामाजिक हितों के लिए हम अपनी जो संपत्ति है उसका एक हिस्सा दे सकते हैं। इस तरह से यदि हम इस पर जाएंगे तो वो ज़्यादा न्यायोचित होगा, जहाँ तक मैं समझती हूँ इस मुद्दे को। ठीक है, मुझे लगता है ऐसे पॉइंट्स। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे इसमें जोड़ूंगी, ये बात भी हो रही थी, जैसा कि बलराज जी ने कहा था, उनको मैंने पहले भी सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था अपनी जब उन्होंने प्रतिक्रिया भेजी थी कि एक क्राइटेरिया जरूर बनाया जा सकता है कि किसके पास कितना है, कितने % होना चाहिए, या इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा नहीं होगा तो फिर उसका क्या क्राइटेरिया। लेकिन ये जो एक भय का माहौल क्रिएट हो रहा है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हक ही हो जाएगा या वो आपसे छुड़ा ली जाएगी, तो ये सारी चीजें नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है अंजलि जी ने भी बहुत सारी बातें रखी हैं। एक बात और है आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर निजी संपत्ति की बात हो रही है। निश्चित तौर पर एक आम आदमी जो बनाता है मेहनत से अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, आज उसके जहन में ये सवाल है कि क्या वो पूरी तरह से चला जाएगा। नहीं, यदि होता भी है कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जिस तरह से बातों को रखा जा रहा है, या एक इतने लंबे समय बाद ये बात आई, ये बात सीधे सामाजिक अवधारणा की तरफ चली जाती है। और जब बात यहाँ आती है तो फिर सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी भी ये क्लियरिटी नहीं है कि कितने % जाएगा भी या नहीं जाएगा। आप इस पूरे मामले में क्या समझते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जो नरेटिव एक सेट किया जा रहा है, हमको लगता है कि हमारे देश का संविधान इतना कमज़ोर नहीं है, न यहाँ के कानून इतना कमज़ोर है। जो भी बातें कही जाती है सब फौरी तौर पर कही जाती हैं, और उनको लेकर के हम समझते हैं कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। जो आज का ख़ास मुद्दा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1950 में भी जो है अनुच्छेद 1939B था, आप समझ रही हैं। मैं आप दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। समाजवादी अवधारणा की बात जो की गई थी हिंदुस्तान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। आपको याद होगा या आप शायद न जानती हूँ, लेकिन इसी देश में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट भी आया था कि जमींदारों की ज़मीन जो है वो उनको बांटी गई जो भूमिहीन थे और तमाम लोग थे इस देश में बटा। तो ये काम भी सरकार ने किया, और
जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक सामाजिक न्याय तो हुआ कि ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी और बंट किसके गई, जो लोग उसमें काम करते थे, जो मजदूर थे, उनको कहा जाता था एक भूमिधरी और सिकमी, इस टाइप के जिस तरह का जो भी उस समय टर्म था, मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैंने देखा अपने सामने कि ज़मींदारी की ज़मीन लोगों में बांटी गई। अब सवाल ये उठता है कि देखिए चीफ जस्टिस ने जो बात कही, सामाजिक अवधारणा की, समाजवादी अवधारणा की बात की, ज़मीनों का अधिग्रहण होता है, सरकार अगर कोई लोकहित में लेती है तो निश्चित रूप से उसका जो है कंपनसेशन देती है, चाहे सड़क बनाना हो, रेल बनाना हो, या फिर कहीं कोई और भी काम हो, या कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट हो, तो उनको पूरा बाकायदे जो है उसका कंपनसेशन सरकार देती है। भूमि अधिग्रहण बिल भी इसीलिए आया कि ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बाजार मूल्य के हिसाब से उनको रकम दी जा सके। तो सरकार को एक हक तो है कि अगर सार्वजनिक हित में, लोक हित में और देश हित में अगर कोई ज़मीन अधिग्रहित होती है तो उसका कंपनसेशन सरकार देती है। अब ये देखिए बहुत पुराना मामला है, अब आ गया क्या, संवैधानिक बेंच में, 9 जजेज की बेंच में आ गया। अब इसका फैसला तो भी इंतजार करना पड़ेगा इसमें क्या टिप्पणी आती है। लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने एक संकेत दिया है कि ये जो है ऐसी कोई संपत्ति जो ज़रूरी नहीं है, जो निजी संपत्ति है, अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार जो है उसको जनहित में ला सकती है, और ये बात कही गई है, न कि इसको दूसरी तरह से घुमाना ठीक नहीं है कि आपकी संपत्ति, आपने जो कमाया है वो सब आपको बांटना पड़ेगा, आपकी निजी संपत्ति कुछ बचेगी नहीं। ये सब सारी चीज़ें देखिए आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, इधर हमें जाना नहीं चाहिए। हमें अपने संविधान के प्रति एक तरह से और अपनी जुडिशरी के प्रति जो है बराबर आदर भाव रखना चाहिए कि जो भी डिसीजन आएगा निश्चित रूप से सबकी, अब सारे जजेज की अपनी राय होगी, और वो राय चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, हमको लगता है कि वो राय जो है जिस तरह से आती है वो समाज हित में, देश हित में आती है, और कानून जो है अपना जो भी न्याय देता है तर्कसंगत न्याय देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए। तो इस देश में जो हमारी परंपरा रही है निजी संपत्ति बनाने की, लोग बना रहे हैं। अभी आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, अब उसका क्या करेंगे, सरकार ने कानून बना के रखा है। ऐसे बहुत सारे मामले भी हैं, बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारे लोगों के मामले हैं जो अपनी आय से अधिक या एक तरह से समझ लीजिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सरकारी जो उसमें है संपत्ति जो अर्जित कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं अपनी संपत्ति, तो ऐसे भी मामले आते हैं जिनको सरकार अधिग्रहित करती है। अब इसका जो है विश्लेषण जो भी होगा आने वाली जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच में, वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक आपको खदान है, प्राइवेट में है, देखिए ज़मीन तो आपकी है, लेकिन नीचे की जो व्यवस्था है, जो खदान से जो निकलता है, चाहे मुरम निकलता हो या कोई मिनरल्स निकलते हो, उस पर सरकार का हक है, न कि उस व्यक्ति विशेष का हक है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत होगी, और हमें लगता है कि आने वाले समय में जब भी ये कोई फैसला आएगा तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात आई है, निजी संपत्ति के मामले की बात आई है, तो निश्चित रूप से एक जो है लोगों के बीच में बहस का मुद्दा हुआ। क्योंकि पिछले दिनों में एक निजी बयान ने पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल ला दिया। जो आप कह रही थी कि इनहेरिटेंस जो है टैक्स की बात जो हो रही थी, तो अपने देश की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने एक परसेप्शन तो जनरेट किया। तो हम किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही किसी व्यक्ति की तरफ जाएंगे। सवाल आज की हमारी जुडिशरी का है, और जो ये इतने सालों से लंबित मामला है, 1977 के बाद 2002 में जो है संवैधानिक पीठ में आया, तो हमें लगता है कि जो है अनुच्छेद 39B, 39C, अनुच्छेद 31, इनकी पूरी तरह से व्याख्या होगी और विद्वान जजेस द्वारा होगी, और हमको लगता है कि इन सारी चीज़ों पर एक बड़ा खुलासा होगा और किस तरह से इनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिल्कुल बलराज जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि इतनी चीजें क्लियर होने के बाद एक पॉइंट तो हो गया। देखिए अभी हाल ही में ये बात सच है, संपत्ति बंटवारे को लेके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे जो बहुत ही अलग तरह से चले गए थे। मुझे लगता है जिसने उसको जिस तरह से बोल के परसेप्शन बनाने की कोशिश की, यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि ये मामला जो है थोड़ा हटके 22 साल पुराना ये एक मामला आया सामने, कितनी चीजें इसके पीछे हैं वो हम पूरी बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात आप भी कह रहे थे कि हाँ, यहाँ डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट है, जब तक कानून है, जब तक संविधान है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास कोई मकान है या आपके पास 6 मकान है तो वो आपके छुड़ा लिए जाएंगे या आपसे कैसे भी करके वो चले जाएंगे और उनका कहीं और उपयोग। ये चीजें नहीं है, ये तो चलिए क्लियर हुआ, थोड़ी सी राहत। लेकिन एक बात आपने और कही थी कि ये हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा
भी कई लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाते हैं, हो सकता है उनका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन आए कि उसका कुछ परसेंटेज आपको भौतिक संसाधनों में देना पड़े या कॉमन एक कम्युनिटी में देना पड़े, तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है, उसके लिए किस तरह से जाना होगा यदि इस तरह का कोई डिसीजन आता होगा तो? देखिए, क्राइटेरिया बनाने का काम कोर्ट का नहीं है, तो कानून बनाने वाले बनाएंगे। विधानसभा या पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है देश के लिए। ये तो एक रास्ता तैयार कर देंगे, एक सिद्धांत तैयार करेंगे कि ये सिद्धांत के आधार पे क्या ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे क्या ठीक है। कानून बनाना तो काम पार्लियामेंट का है, विधानसभाओं का है। कई बात ये अंजलि जी जो कह रही थी, जो बात इन्होंने उठाई कि भाई जीडीपी बढ़ रही है और इस तरह से विकास में कितने लोग हैं। देखो, हमारा जो संविधान है उसमें प्रियम्बल प्रस्तावना, जो मेन लक्ष्य जिसमें है संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, उसको किस लक्ष्य पे जाना है? वो जाना है इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है कि ऐसा ना हो कुछ संपत्ति 10, 20, 2000 लोगों के पास इतनी संपत्ति हो जाए, बाकी पूरा का पूरा 120, 25, 30 करोड़ लोगों के पास उसके बराबर हो, बाकी लोगों को सड़क पे सोना पड़े और कुछ लोगों के पास बहुत सारी इमारतें हों, बहुत लोगों को सोने तक की जगह ना हो और बहुत लोग दुनिया भर के फार्म हाउस में रहें। ऐसा नहीं चलेगा देश में। संविधान ऐसा कहता है। ये सबको कान खोल के समझ लेना चाहिए, दिमाग खोल के, कि संविधान के हिसाब से इस देश में जीना है। अगर संविधान के हिसाब से नहीं जीना है तो संविधान बदलना होगा, संविधान संशोधन करना होगा, मगर वो संशोधन संख्या के आधार पे होगा। देश के मेजोरिटी को गारंटी, पूरी देश को गारंटी देता है इकोनॉमिकल जस्टिस का। यहाँ जीडीपी बढ़ने का मामला नहीं है। जीडीपी बढ़ने से अगर फिर भी 80 करोड़ लोगों को या 90 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन या जिसको फ्री राशन कहते हैं उस पे डिपेंड होना पड़े तो इकोनॉमिकल जस्टिस कहाँ हुआ है? इसका मतलब ये है कि देश में साधन भी है मगर कॉमन गुड में यूज नहीं हो रहे हैं। कॉमन गुड का क्या मतलब है? आम जनता की जिंदगी खुशहाल हो, सब डिग्निफाइड जिंदगी जी पाए, तभी तो विकास के मायने हैं, तभी तो जीडीपी का है। जीडीपी चंद लोगों की प्रॉपर्टियां बढ़ाए, चंद कंपनियों के स्टॉक के शेयर के भाव बढ़ा दे, उससे क्या लेना देना देश को? संविधान को लेना देना है 140 करोड़ की जिंदगी डिग्निफाइड हो, आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी पाए, उस तरह का प्रॉपर्टी, वो कम्युनिटी प्रॉपर्टी में। इसीलिए उन जजों ने कहा था, उसी बात पे झगड़ा, उसी बात पे व्याख्या होगी कानून की, क्या इस प्रॉपर्टी में कम्युनिटी प्रॉपर्टी के अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आती है? आजकल कम्युनिटी प्रॉपर्टियां सिमटती जा रही हैं और इंडिविजुअल प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं, तो लोगों को डिपेंड होना पड़ रहा है। कोई दान करेगा, कोई बड़ा दानी दान करेगा जब लोगों का काम चलेगा, कोई शिक्षण संस्थान में बड़ा सेठ दान करेगा, कोई मंदिर में बड़ा सेठ दान करेगा तभी वो बनेगा। तो कम्युनिटी कमजोर हुई है, तो इसलिए अब ये कह रहे हैं कम्युनिटी जो प्रॉपर्टी है, कम्युनिटी जो रिसोर्सेज हैं, उसमें इंडिविजुअल रिसोर्स जोड़े जाएं, क्योंकि इंडिविजुअल कम्युनिटी का रूप धारण कर रहे हैं। चंद हाथों में चंद लोगों के पास प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं और आम जनता के पास प्रॉपर्टियां कम होती जा रही हैं। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो कॉमन गुड में हो, ओनरशिप जो हो वो कॉमन गुड में है। एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन है और उसका वो बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, यहाँ से कमा के विदेशों में धन भेज रहे हैं, तो देश की मेहनत, देश के पसीने से अर्जित किया हुआ पैसा किसी एक आदमी की संपत्ति हो जाए और उसको प्रोटेक्ट करे संविधान, ऐसा संविधान नहीं है देश का। देश का संविधान 140 करोड़ लोगों के लिए है। यहाँ लोगों को काम करने की पूरी छूट है, वो काम करें, मगर उस काम के बहाने से वो ये कहें कि हमारी प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गई है, इस पे किसी की नजर ही ना हो, ऐसा इस देश में नहीं चलेगा। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब तक हमारा देश वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर, ये पूंजीवादी देश नहीं है। हाँ, पूंजीवाद हावी है देश में, मगर दिस कंट्री इज नॉट कैपिटलिस्ट कंट्री, और ना ही ये साम्यवादी है कि सब कुछ सरकार का हो जाए, क्योंकि सरकारी सिस्टम कितना फेल होता है। सरकारी अस्पताल की क्या सिचुएशन है, सरकारी पार्क में सिचुएशन क्या है, सरकारी कर्मचारियों के हाल क्या है, लोगों को कितने सम्मान देते हैं, बिना पैसे काम नहीं करते। ये रूस ने देख चुके हैं, वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो गई तो लोगों ने विद्रोह किया, देश भी टूट गया। तो बिल्कुल चंद्रचूड़ ने सही कहा है, चीफ जस्टिस ने, कि हमारे यहाँ बीच की फिलोसफी, मध्य मार्ग, और उसको उन्होंने गांधीयन भी कहा है
कि वी ऑल आर ट्रस्टी। इस जमीन पे जितने लोग भी पैदा हुए, मानव जाति आती है जाती है, आज हम किसी की वजह से, कल हमारी वजह से कोई और होगा, ये परंपरा चलती रहे और आने वाली पीढ़ियां उसी तरह खुशहाली से जी पाए, डिग्निफाइड तरीके से जी पाए। इसलिए रिसोर्सेज का जो कम्युनिटी रिसोर्सेज कह रहे हैं, अब उसको प्राइवेट में भी शामिल करने का है। और मुझे एज एन एडवोकेट एंड लॉ के स्टूडेंट ये पूरा मुझे सही लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी दायरे में आएगी। पर प्राइवेट प्रॉपर्टी कौन सी दायरे में आएगी? जो ह्यूज प्रॉपर्टीज हैं और जिनका कॉमन गुड के लिए यूज नहीं हो रहा, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन या उसकी ओनरशिप के बारे में कुछ ना कुछ देश को सोचना ही पड़ेगा। और उसमें सरकारें सोचे तो अच्छा है, अब सरकारें सोचे तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, उसमें वोट की राजनीति करेंगे। अब बॉल संवैधानिक कोर्ट के दायरे में है, 9 जज बैठेंगे, पूरा सोचेंगे। वो सारे जज ऐसे हैं जिनके घर भी हैं, फार्म हाउस भी हैं, वो जज भी इसी देश के हैं, वो देश को समझते हैं। कोई ऐसा उलझुल फैसला नहीं होने वाला है जिससे किसी की प्रॉपर्टी रात रात को छीन लेंगे और इसलिए रात को ही बेच के विदेशों में पैसा भेज दो। ऐसा करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। प्रदीप जी, एक बात इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी से प्रतिक्रिया चाहिए सबकी। जैसा कि अभी बलराज जी ने बोला, ये कुछ काम होता है ना जो गवर्नमेंट भी कर सकती है। देखिए, जजेस बैठे हैं, संविधान है, मुझे लगता है वहाँ जो चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ों को समझते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ सकती कि हम आप बैठ गए या किसी ने कुछ कह दिया और उस पर काम होने लगा। इतने साल से ये चीज़ें चल रही हैं, तो अब जब आएगा तो कुछ अच्छा निकल कर आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई चीज़ें आ सकती हैं, कोई बात हो सकती है, मुझे लगता है यहाँ पहल करने की ज़रूरत होनी चाहिए, बशर्ते टांग खींचने के। वो खुद देखिए, बलराज जी खुद इस चीज को कह रहे हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन मैं एक बात को वापस से करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बात कही कि ये वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेरे थोड़े विचार उनसे भिन्न हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केवल उसको एक नेगेटिव सेंस में देखना उचित नहीं है, उसके ब्राइटर साइड को भी देखा जाए कि वहाँ पे टैलेंट को थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। सभी को जैसे अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है कि सरकार सभी का इंतजाम करेगी, लेकिन एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही होती है जहां पे कि नए इनोवेशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं और नई चीजों के लिए आदमी प्रयास करता है या सरकार उस तरह से माहौल बनाती है जिससे कि अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ इतना डेवलप हुआ 55 वर्षों, हम खुद ही देख रहे हैं। हम सभी यहाँ पे मैच्योर आदमी बैठे हैं और जब उस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हमें मिल रहा होता है तो शायद थोड़ी देर के लिए हम सोचते होंगे, लेकिन हम कोई आदमी बिना बायस के तो रह नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि क्रिटिकल थ्योरी सबने पढ़ी हो और उसी को मान के चले। किसी न किसी का कहीं न कहीं कुछ न कुछ बायस होता है। लेकिन आप देखिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट की भी यहाँ पर बात हो रही थी, तो 55 वर्षों के उधर के शासनकाल में और 10 साल के और 6 साल के उधर अटल जी के शासनकाल में मैं इस बात के तो झंडे जरूर गाड़ सकता हूँ कि हमने जो है वेलफेयर स्टेट के को पॉइंट में रख करके अगर निर्णय वापस लेने हुए तो हमने लिए हैं। हमने एक तरफा कोई ऐसी बात हमने हमारी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं की। हालांकि देखिए, तीनों स्तंभ हैं, आप जो है केवल सदन को आप सर्वोपरि नहीं रख सकते। निश्चित तौर पे जनता के प्रतिनिधि यहाँ जाते हैं, लेकिन आज न्यायपालिका की अपनी ये महत्ता और ये केस हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, उसी में ये नजीर है कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारी व्यवस्था कितनी स्ट्रांग है कि वन साइडेड एस्पेक्ट या वन साइडेड व्यूज यहाँ नहीं लिए जा सकते। निश्चित तौर पे इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि देखिए, अगर सरकार आती है, सरकार जो भी सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, निश्चित तौर पे वोट की राजनीति होती ही होती है। सभी को अपने लिए सोचना और सभी स्वतंत्र है सोचने के लिए, लेकिन जनता का जिसमें सबसे बड़ा भला हो उसके लिए न्यायपालिकाएं हैं और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो मैं इस मामले में तो डिफेंड करूंगा अपनी सरकार को कि हम जो है लोक लुभावने डिसीजंस कम, हमारा रिकॉर्ड कम है लेने का बनस्पत दूसरे दलों के, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका की भी जो महत्ता है उसी के प्रकाश में हम ये उसको मान सकते हैं। सरकारें अपना काम करेंगी। सरकार अगर कोई तानाशाही रवैया अपनाती है तो निश्चित तौर पे न्यायपालिका है उसको चेक एंड मेट करने के लिए। ठीक है, मुर्तजा जी अपनी बात रखिएगा। मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? क्या मेरी आवाज हाँ आ रही है, बोलिए प्लीज थोड़ा जल्दी से। मुर्तजा जी, हेलो, मेरी आवाज?
हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। हम एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको। अंजलि जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, क्योंकि बलराज जी भी कुछ पॉइंट्स को यहाँ रख रहे थे। अभी हमारे बलराज जी ने जो बातें कही मैं उनसे पूरा राफ्ता रखती हूँ, और ये बिल्कुल सच है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हालांकि उस मिक्स्ड इकोनॉमी में आज एक बायसनेस आती जा रही है कि हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से जो कुछ बुराइयां, हमारी आर्थिक बुराइयां जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक इवल्स, वो हमारे सिस्टम में आ गए हैं। तो नेचुरली हमको जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारी सरकार है उसको कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे, ऐसे प्रावधान और कानून पास करने पड़ेंगे जिससे कि हम ये मिक्स्ड इकोनॉमी की जो धारणा लेके चले थे, हमको सामाजिक उसकी व्यवस्था करनी थी, सोशलिज्म पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमें बनाना है, उसकी तरफ हम ज़्यादा जाएं, हम उस दिशा से ना भटके जो वर्तमान में पिछले कुछ दशकों से हो गया था। हमने सामाजिक न्याय, सामाजिक जस्टिस, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वलिटीज़ हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, इन सबको कम करने के लिए निरंतर पंचवर्षीय योजनाओं में प्रावधान रहे। 8वीं पंचवर्षीय योजना से तो आप देखेंगे हर पंचवर्षीय 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, हमने समावेशी विकास की बात की, रिडिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की बात की। आज की तारीख में भी आ रहा है, आज की रिपोर्ट कहती है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। तो नेचुरली ये बहुत विषमताएं हैं। इन विषमताओं को जब तक हम नहीं करेंगे, हम इक्विटेबल जस्टिस के सिस्टम की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और जस्टिस या ये समान वितरण की जितनी बातें होती हैं, ये कानून से ही नहीं आ पाती, कानून के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। कानून, आप जानते हैं कि कानून अच्छा बना देश में, परंतु यदि हम उसको लागू नहीं कर पाए तो फिर उस कानून से जो जन मानस का भला होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो हमको दोनों चीज़ों की तरफ देखना है कि हमारी जो भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विवाद में नहीं फंसना चाहती, मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी सरकार हो, वर्तमान हो, आने वाली सरकार हो, वो इस तरफ ध्यान दे कि जो रिडिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस की हम बात करते हैं, हम इनकम इनइक्वलिटीज़ को कम करने की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि वेल्थ और इनकम की इनइक्वलिटी वो थोड़ी सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, वो जो 1 करोड़ कमाता है वो 50 लाख खर्च करता है, 50 बचा के इन्वेस्टमेंट में लगाता है। अगर मैं ये 50 लाख रुपए लेके सारे लोगों को जिनकी 1 या 2 लाख की इनकम है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ ये 50 लाख, तो इस 50 लाख के उस डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। परंतु उस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो जो 1-1, 2-2 लाख जिनको मिल गए, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की एक धारणा होती है, कीन्स का सिद्धांत है, उपभोग प्रवृत्ति। उनकी चूंकि उपभोग प्रवृत्ति बहुत हाई होती है, जितना पैसा उस वर्ग के पास आएगा उसको तत्काल खर्च कर देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। और आप समझते हैं कि हमारे आर्थिक सुदृढ़ता के लिए इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होता है इकोनॉमी में, और वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हम ये करते हैं कि 30% तक हमने इनकम टैक्स, एक जमाने में 97% इनकम टैक्स हुआ करता था, तो वो क्यों कम किया गया? इसीलिए कम किया गया कि भाई सेविंग्स हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इंटरनेशनल में उसकी साख के लिए, ये सब जो हमारी इकोनॉमी आज फेस कर रही है, हम पहले 5 में आ गए। हम कितने पीछे हुआ करते थे? हम पहले इमर्जिंग इकोनॉमीज में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। कोरोना पीरियड के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट रहा उसकी वजह से आज हम एक बहुत सम्मानजनक स्थिति में हैं। तो ये सब हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ सेविंग का कॉन्सेप्ट है। अगर सेविंग के कॉन्सेप्ट को हम डिफीट कर देंगे तो हमारे जो मैक्रो फंडामेंटल्स होते हैं वो मैक्रो फंडामेंटल डिफीट होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें क्रांतिकारी वे में ना आए, ये सब ग्रेजुअल वे में आना चाहिए। कोई भी जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन की बात होती है वो यदि ग्रेजुअल वे में आता है तो वो सदियों तक के लिए वो व्यवस्थाएं चल पाती हैं। और तत्काल थोपी गई व्यवस्था कभी भी बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम नहीं दे पाती है। आपकी भी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राकेश जी, बहुत सारी बहस में बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, और जो भी इस डिबेट में है सारे लोगों ने एक तरह से इस बात की तरफ जरूर ध्यान दिया कि वेलफेयर स्टेट की जो बात कहा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार हो, निश्चित रूप से वो प्रयास करती है कि लोगों तक जो भी चीज़ें हैं सुविधाएं पहुँचें। अब सुविधाएं पहुँचे, जैसे अभी कहा गया कि 1% लोगों के पास जो है 40% संपत्ति है, तो अब आप ये मान के चलिए कि एकदम से असमानता तो पूरी तरह से है। इसको दूर करने की ज़रूरत है, और इसको दूर करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जिनके पास संपत्ति ज़्यादा है, देखिए हमारे देश की एक व्यवस्था है कि आदमी कमाता है तो अपनी संपत्ति जोड़ता है। जमा की भी एक प्रवृत्ति है, डिपॉजिट भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो कौन लोग करते हैं? जो लोग थोड़ी थोड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं वो डिपॉजिट की तरफ भी जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये पूरी व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है, और जो आर्थिक असमानता है
राखी उसको दूर करने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। जहाँ तक वर्तमान जो है जो भी आज का जो परिदृश्य है जिसमें हम लोग बहस कर रहे हैं कि प्राइवेट मालिकाना हक की, तो ज़रूरत से ज़्यादा जिनके पास संपत्ति है उनका भी प्रयास होना चाहिए कि वो जो है किसी न किसी तरह से आर्थिक समानता की ओर ले जाएं और प्रॉपर्टी को उतना न विकसित करने, उतना नहीं बना ले कि जिससे लोग जो समाज में दूरी बढ़ जाए, खाई बढ़ जाए, और उस खाई को दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सुप्रीम सुनवाई तो हुई है और बहुत सारी बातों पर आज चर्चा हुई है। ये सुनवाई लगातार जारी है। देखिए, 2 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको शामिल किया गया है, बहुत गंभीर विषय के रूप में सामने हैं। पर एक चीज़ साफ हो गई है कि जो एकदम से सुनकर एक भय जैसा लग रहा था कि क्या आपकी जो निजी प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत जल्द क्लियर होंगे और एक अच्छा फैसला हमारे और आपके सामने होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।